जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज फिर से ह्यूमैनिटीज़ बाय संदीप सर क्लासेस में। बेटा हम सब लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में हमने अभी तक सबसे पहले बेटा जो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं दैट इज़ फ्रॉम द वेरी एंशिएंट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वी हैव कवर्ड। देन वी हैव मूव टू द वैदिक एज एंड वी हैव ऑल्सो फिनिश द वैदिक एज। अब बेटा इसके आगे क्या, हम जो एंशिएंट इतिहास समझ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री समझ रहे हैं, उसमें एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी इंडस वैली जो कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। फिर कुछ ऐसा आता है टाइम पीरियड में कि हम वैदिक एज में पहुंच जाते हैं। फिर से हम रूरल बैकग्राउंड की बातें कर रहे थे, लेकिन आज आप फिर से विटनेस करने वाले हो एक सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन की। बेटा आप अर्बन वर्ड से क्लियर होंगे। अर्बन का मतलब शहर होता है या शहरीकरण की बात करते हैं। तो इतिहास में ये देखने को मिलता है कि पहले शहर थे, फिर बीच में कुछ ग्वालास, जैसे हमने एंशिएंट टाइम की बात करी वैदिक एज में कि लोग फार्मिंग कर रहे हैं और पशुपालन वगैरह कर रहे हैं। लेकिन फिर आज हम देखेंगे कि कैसे ये बड़े बड़े जो शहर महानगर हैं, एंड बेटा यकीन मानिए जिस चीज़ की आज हम बात करने वाले हैं वहाँ से आज तक का 2026 तक का कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखने मिलता है। मतलब कि लोग बराबर निरंतर रह रहे हैं। बेटा ये जो आज हम बात करेंगे सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन की, ये किसी और रिवर के किनारे नहीं, ये हुई थी गंगा वैली में, या फिर हम कहें गंगा यमुना के द्वाब पे। जितने बड़े बड़े आज आप शहर देखते हैं, जैसे आप कुछ नाम सुनेंगे, बनारस है, कानपुर है या दिल्ली है यमुना के किनारे, जितने बड़े बड़े नाम हैं बेटा, ये शहर आज से नहीं, आज से लगभग 2500 साल पहले से कंटिन्यूअसली इसी तरीके से रह रहे हैं। आज बेटा जो हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है महाजनपदास या महाजनपद। बेटा महाजनपद अगर हम इस वर्ड को लिटरली समझें तो जो महा मीन्स है यहाँ पर, उसका मतलब बिग या ह्यूज से है। जनपदास का मतलब जन यानी कि जो ट्राइब्स थी, यानी कि जो लोग रहते हैं, जनता या जन यानी ट्राइब्स का मतलब है यहाँ पर, और पद का मतलब जहाँ वो रिसाइड करते हैं, यानी कि जहाँ पर लोगों ने बसना स्टार्ट किया, फिर से शहरीकरण होना स्टार्ट हुआ। जैसे आप अपने आसपास देख सकते हैं कि बहुत सारे घर बन रहे हैं, जो गांव हैं वो धीरे धीरे कस्बे या टाउन में कन्वर्ट होते हैं, और फिर कैसे जो कस्बे होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स, वो कंप्लीटली सिटी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होते हुए दिखा हमको बेटा। ये जो कहानी है महाजनपद की, बेसिकली बेटा जो ये स्टोरी है, ये सर हमें कैसे पता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो ऐसे रिलीजन की जो इन महाजनपद के बनने के टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे। कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन थे। बेटा आप दो रिलीजन के बारे में पढ़ोगे, एक है बुद्धिज्म और एक है जैनिज्म। तो बेटा जो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये रिलीजन है, ये भी इसी टाइम पे फ्लरिश कर रहे थे। हम लगभग बात कर रहे हैं 0 से 500 साल पहले की, यानी कि 500 साल पहले से हमने पढ़ा था एंशिएंट वैदिक टाइम पीरियड, तो हमने बात की थी 1500 से लेकर 600 तक। इसी 600 के बाद की जो कहानी है आज हम वो पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा पहले आपको ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में। बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट मिलते हैं हमको, ये दोनों रिलीजन आसपास में ही थे। एक गौतम बुद्ध जी ने दिया था, जो उनकी फिलॉसफीज हैं उसको, टीचिंग्स को कंपाइल किया गया, और एक तरफ जो वर्धमान महावीर जी उनकी टीचिंग्स कंपाइल किया। इनके जो लिटरेचर सोर्सेज हैं, उन लिटरेचर में हमें उस वक्त के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल सेटअप के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि बेटा जो आज हम ये पढ़ने वाले हैं महाजनपद की कहानी, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करेंगे, हम नंदा डायनेस्टी की बात करेंगे, हम उससे पहले शिशुनाग डायनेस्टी की बात करेंगे, हम उससे पहले हरण्यक डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। ये सब जो पॉलिटिकल एक टाइमलाइन है, ये हमें पता कैसे चली? तो बेटा कहते हैं कि जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट हैं वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या लिखा है इन टेक्स्ट में, आइए देखते हैं। तो आपने जान लिया कि हम क्या सोर्सेस पढ़ने वाले हैं। अ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, द सेकेंड अर्बनाइजेशन दैट विटनेस द राइज ऑफ 16 पावरफुल किंगडम्स। बेटा यहाँ पर वर्ड है दैट इज किंगडम, मतलब अब वो ट्राइब वाली बात नहीं रह गई, अब एब्सोल्यूट मोनार्की आ चुकी है। राजा मिलेंगे, डायनेस्टिक रूल्स मिलेंगे उनके, यानी कि हम बात करने वाले हैं उस टाइम पीरियड की जहां से ये वंशावत तरीके से समाज चलना स्टार्ट होगा। हम बात कर रहे हैं कुछ किंगडम्स के बारे में जो कि 16 पावरफुल किंगडम्स है। इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो था बेटा वो मगध था, और हम ये कह सकते हैं मगध एक पहला ऐसा किंगडम था जो एम्पायर में स्टैब्लिश होगा। एम्पायर क्या होता है? साम्राज्य। ये है बेटा राज्य जो छोटे छोटे हम कवर करते हैं। लेकिन इसी मगध डायनेस्टी में अभी हम बात करेंगे मौर्यन से पहले कुछ ऐसे राजा आए। हम बात कर रहे हैं अजात शत्रु की।
अजात शत्रु बेटा आपने क्या शायद से कभी सुना होगा, बुद्धिस्ट काउंसिल इन्होंने करवाया था। इतिहास में 3 ही बार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, मतलब जब बुद्धा जी की लाइफ से जुड़ी चीजों पर चर्चा हुई है। अजात शत्रु उस वक्त थे जिस समय गौतम बुद्ध भगवान की डेथ हुई थी, तो उनके समकालीन है, हम बात करेंगे इस चीज में। तो अजात शत्रु ने एम्पायर पैन स्टैब्लिश किया था, यानी कि पैन इंडिया, एक ही ट्राइब नहीं बोलेंगे, एक ही डायनेस्टिक रूल के अंडर आ गया था, एंड दैट इज द हाइट ऑफ दिस टाइम पीरियड। तो बात करते हैं रेवोल्यूशनरी रिलीजियस मूवमेंट हुए इस टाइम पे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, एंड एमर्जेंस ऑफ द मगध एज द ग्रेटेस्ट एम्पायर आउट ऑफ इट्स टाइम, यानी कि इन 16 में से सबसे जो ज्यादा ताकतवर निकला वो मगध। सवाल बेटा आपके एग्जाम में डायरेक्टली आता है, आप कोई भी एग्जाम देंगे यूपीएससी का या वनडे एग्जाम कोई आप देंगे, उसमें पूछा जाता है आपसे कि ऐसा क्या था मगध के पास जो बाकी 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा पावरफुल बना, ऐसे क्या क्या रिसोर्सेज थे या ऐसा क्या टेरेन था वहां का। विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफी पार्ट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब फर्स्ट टाइम कब हुआ, फर्स्ट वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका जो हमें इतिहास मिलता है उससे पता लगता है कि वो एक अर्बन सिटी था, गांव नहीं थे बेटा। वैसे ही आज फिर से सेकेंड अर्बनाइजेशन आ रहा है, आप महसूस कर पा रहे हैं। वैदिक एज में हम सब रूरल तरीके से रह रहे थे, धीरे धीरे अभी हम बड़े बड़े स्टेट्स और एम्पायर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं, और ये चीज आज तक चली आ रही है। देखिए यहाँ पर, व्हाट वाज द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन? अराउंड 600 BCE, नॉर्दर्न इंडिया विटनेस अ रिमार्केबल रिसर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 1900 में जो चीज खो गई थी, जो नॉलेज थी, वो वापस से कहीं ना कहीं इंटैक्ट हो रही थी। एंड इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा रोल प्ले करता है, दैट इज द मेटल पार्ट, दैट इज आयरन। विल टॉक अबाउट दिस थिंग। सेकेंड अर्बनाइजेशन सॉ द इमरजेंस ऑफ लार्ज टाउन, यानी बड़े बड़े कस्बे बनेंगे। कस्बा क्या होता है बेटा, आप अपने आसपास शहर में महसूस कर सकते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आसपास आपके कोई गांव होगा, और गांव और शहर के बीच का जो बफर जोन होता है, एक ऐसा टाउन बोलते हैं कस्बा, जो कि ना ही बहुत ज्यादा डेवलप है और ना ही बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। तो धीरे धीरे हमें टाउन्स देखने को मिलते हैं। फिर वहां पर कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मिलता है। कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या, एक किंग रूल कर रहा है, उसके अंडर में बहुत सारे उसके गवर्नर्स हैं जो उसके सबऑर्डिनेट पार्ट्स को देख रहे हैं, एंड द थ्राइविंग ट्रेड नेटवर्क अक्रॉस द गैंगेटिक प्लेन्स। यस बेटा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस टाइम पीरियड की जब हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि जो ये रिवर्स थी, जो इनकी सहायक नदियां, जैसे आप गंगा के बारे में जानते हैं, सोम, बेतवा, गंडक, कोसी, ये सब इनकी सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों के थ्रू एक चैनल बना हुआ था ट्रेड का। हम बात करेंगे मगध को यही एडवांटेज था कि उसके पास मल्टीपल चैनल ऑफ रिवर्स थी, जिसके थ्रू ये अपना व्यापार करते थे। और जब आप व्यापार करते हैं, सामान को बेचते खरीदते हैं, तो आप ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनते हैं और आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी बेटा एक शब्द आता है, जिसे बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के चलते क्या होता है कि हम अपने सामानों को बाहर बेच पाते हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज है, जो हमारी सर्विसेज हैं। जैसे इंडिया फॉरेन में अपनी सर्विसेज के लिए आता है, आपने TCS, IBM जैसी कंपनियों में सुना होगा। तो आज हम जो चीज़ें सप्लाई करते हैं, वर्ल्ड को दे सकते हैं, उसके लिए वर्ल्ड हमें वैल्यू करता है, और हम एक सॉफ्ट पावर जनरेट करते हैं उस चीज़ की। मिलिट्री पावर अलग होती है बेटा, एक सॉफ्ट पावर अलग होती है। विल डिस्कस दिस थिंग इन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस समय इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो चुकी थी, यानी कि जरूरत से ज्यादा, यानी जितने लोग खाने लेते उससे ज्यादा हम लोग सरप्लस फूड ग्रो कर पा रहे हैं। अब इसका होता क्या है, अगर बेटा आपके आसपास रिवर सिस्टम अच्छा है, आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर पा रहे हो, सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो रहा है और आप उसको सेफ्टी कर पा रहे हो, तो आपकी प्रोजनीज ज़्यादा डेवलप होंगे, यानी कि आप ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को भी सस्टेन कर सकते हो। इसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ज्योग्राफी में ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा आबादी भी ज़्यादा नहीं होती अगर वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर भी है कि हमारे इन गैंगेटिक प्लेन्स में इतना प्रोडक्टिविटी हुई कि ज़्यादा पॉपुलेशन सस्टेन करने की जरूरत पड़ी। तो जो जनपद थे वो महाजनपद बन पाएंगे, ज़्यादा लोग रह पाएंगे, स्पेशली थ्रू द यूज ऑफ आयरन टूल्स। तो आयरन टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर काफी आसान हो गया। इनेबल्ड सरप्लस फूड प्रोडक्शन विच टर्न इन द सपोर्टेड लार्जर पॉपुलेशन, स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट एंड द ग्रोथ ऑफ सिटीज। अब ज्यादा बड़ी आबादी, तो उनके लिए ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा क्राफ्ट डेवलप होगा, ज्यादा एमिनिटीज बनाने, सुविधाएं देने के लिए और भी तरह की जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ये छोटे छोटे जो शहर है वो बड़े बड़े छोटे छोटे कस्बे बड़े बड़े शहरों में बेटा कन्वर्ट होते दिखते हैं। इस टाइम पीरियड के कुछ और फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो ट्राइबल पेस्टोरल सोसाइटीज अब सेटल्ड फॉर्म में आ चुके थे। वो बाकी तरह के भी काम करना पसंद करते थे, केवल अपने जानवर पशुओं को घुमाना और चलाना यही नहीं रह गया था सोसाइटी में। लोग सेटल हो चुके थे, तो कोई क्राफ्टमैन था, कोई पोट्री बना रहा है, कोई आयरन के स्मेल्टर का काम कर रहा है, इस तरह की जॉब्स आ चुकी थी। टेरिटोरियल किंगडम्स बन चुके थे। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, एग्रीकल्चर, वेपन्स एंड टूल्स। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
वेपन्स का डेवलपमेंट हुआ। अगर अपने माइथोलॉजी की माने तो जितने भी हथियार वगैरह हम देखते हैं वो इस टाइम पे हम बात करेंगे, जैसे कि अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु के टाइम पे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न आर्मी थी इसके पास में, बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्मी। अशोका भी इससे फैसिनेट था अजातशत्रु के पास में। जैसे आपने एक मूवी बहुत अच्छी आई थी बाहुबली, देखी होगी आपने, देखिए आपने बाहुबली? तो बाहुबली मूवी में देखा आपने एक टाइप का ऐसा कैटेपुलर था जिसमें ऐसे लोगों को भर भर के फेंका जा रहा था बिल्डिंग के ऊपर, इस टाइप की चीज डेवलप कर रखी थी। एक ऐसे ही नाम है बेटा, जैसे चैरियट होते हैं, रथ होते हैं, तो रथों में चारों तरफ ऐसे ऐसे, जो ये भी मूवी में दिखाया गया था। तो ये सब कहीं ना कहीं वहीं से डिपिक्ट किया गया है। ऐसे हमें इनके नाम भी मिलते हैं एंशिएंट टाइम पीरियड में, जहां पर अजातशत्रु दिखते हैं हमको कि वो रथ के चारों तरफ उन्होंने ऐसे लगा रखे हैं शार्प एजेस के रोटेटर्स, जो कि घूम घूम के मतलब लोगों को मार रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आयरन टूल्स के डेवलप होने से बहुत ज्यादा हैवी वेपन्स में भी डेवलपमेंट आता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया, emergence of new religious and philosophical ideas challenging Vedic orthodoxy। yes, जो वेद के ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी सोचे थे उनको चैलेंज करने के लिए और भी फिलॉसफी लोग आए। आजीविकावाद है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये सब थॉट प्रोसेस भी इसी वजह डेवलप हुआ क्योंकि वो फिलोसफिकल आइडियाज से जनरेट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एंड अर्ली फॉर्म्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। यस बेटा, हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन की बात को पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा जब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में, एंड वी विल टॉक अबाउट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप जानते होंगे बेटा, जो कि लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, एंड वहां से स्टेट का आफ्टर में डेवलपमेंट बहुत आता है और वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। राइज ऑफ पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज विद ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी। तो आर्मीज देखने को मिलेंगे और ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ये महाजनपद का जो टाइम पीरियड है ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आज मॉडर्न टाइम पे कोई स्टेट काम करता है, जिसके पास में अपनी स्टैंडिंग आर्मी होती है। स्टैंडिंग 2 लाख से ज्यादा बेटा सोल्जर्स थे, 2 लाख से ज्यादा बेटा इन्फेंट्री सोल्जर्स थे बेटा मगध के पास में, और लगभग 60,000 से ज्यादा हॉर्स यानी कैवलरी डेवलपमेंट थी, और साथ साथ में बाकी चीजें और भी थी। सबसे बड़ा एडवांटेज इनके पास में बेटा हाथियों का था। विल डिस्कस दिस थिंग। और उनके पास में अपनी खुद की भी रेजिमेंट थी। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं सेकेंड अर्बनाइजेशन के कुछ फीचर्स जो आपको याद रखने हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर आप बहुत सारी जनता को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो आप डेवलप नहीं कर सकते। आइए जानते हैं 16 महाजनपद के बारे में। ये बेटा यहाँ पर मेनली जो हमें महाजनपद दिए गए, आई विल शो यू द मैप ऑल्सो, बट यहाँ पर कुछ जो महाजनपद हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे, हम उनकी बात करेंगे। सो महाजनपद लिटरली मीन्स ग्रेट रेल्म। महा मीन्स ग्रेट, जनपद मीन्स फुटहोल्ड ऑफ द ट्राइब। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज अगुंतरा निक्या, ये बेटा आपको वर्ड याद रखना है। बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट था अगुंता निक्या, जिसमें हमको ये चीज मिलती है, और जैन के भगवती सूत्र में हमको ये बातें मिलती है कि 16 मेजर किंगडम्स डेवलप हो चुके थे। कुछ रिपब्लिक नेचर के थे जैसे अवंती वगैरह हैं, और कुछ जहां पर मोनार्की या डायनेस्टिक रूल था। रिपब्लिक होने का मतलब क्या है? जहां पर कोई एक राजा राज नहीं कर रहा है। ओलिगार्की भी आप समझते हैं बेटा, आप समझते हैं पॉलिटिकल टर्म है ओलिगार्की, जहां पर अ ग्रुप ऑफ पीपल, हाई पावर ग्रुप ऑफ पीपल ट्राई टू रन अ सर्टेन स्टेट, यानी कि ऐसा राज्य जहां पर कोई एक ताकतवर नहीं है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग एक ग्रुप बनाते हैं और वो फिर स्टेट को रन करते हैं। ऐसी मॉडर्न चीजें हमको रोमन एम्पायर के टाइम पे देखने मिलती थी। एंड बेटा दिस इज व्हाट एविडेंट इन आवर इंडिया ऑल्सो। अंग्रेज आए थे इंडिया में और कहते थे कि आपको कुछ नहीं पता था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और हमने आपको गुलाम बना के ये सिखाया ताकि अपने आप देश को चला सको। आज़ादी के वक्त पे ये बातें थी, लेकिन अगर हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो हमें बहुत क्लियर कट ये मिलता है जानने को कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में बहुत पहले से था, मेडिवल टाइम पीरियड में भी था, और जो मॉडर्न में ब्रिटिशर्स ने सिखाया दैट इज करप्शन लार्जली। जो आज करप्शन है सोसाइटी में था, ये कभी भी देखने को नहीं मिलता था। करप्शन कहते हैं ब्रिटिशर्स की देन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर करते और हमेशा से थे, आप देख सकते हैं। सो बेटा सबसे पुराना नाम, काशी की तो हम क्या ही बात करें आपसे बेटा, आप सब जानते हैं, कहते हैं कि इतिहास एंशिएंट टाइम पीरियड से कोई एक ऐसा शहर जिसका नाम आज तक नहीं बदला है बेटा, दैट इज काशी। हम बनारस बोलते हैं क्योंकि कैपिटल हुआ करता था बनारस काशी की उस वक्त। तो बेटा ये एक एंशिएंट सिटी में से आता है, तो जो बनारस जिसे हम बोलते हैं, वाराणसी बोलने लगे हैं हम लोग, दैट इज द काशी। तो उसका एंशिएंट नेम क्या है? काशी। तो कैपिटल बनारस थी। अ प्रॉस्परस किंगडम ऑफ गैंजेस ऑफन कंटेस्टेड बाय द नेबरिंग पावर। यस, सबसे ज्यादा लड़ाई इसी के लिए थी। तो काशी और कोसला ये 2 ऐसे किंगडम्स थे, सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में पावरफुल थे, लेकिन लेटेस्ट स्टेज में जब आयरन डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में जब मगध के लोग एक्सप्लोरेशन ज्यादा करेंगे और कुछ उनके नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से और नेचुरल बैरियर्स की वजह से मगध लास्ट में पावरफुल होता है। बट एंशिएंट टाइम से काशी एंड कोसला वाज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट महाजनपद, यानी कि अर्ली टाइम पे जनपद बन गए। यानी जब 16 महाजनपद की बात करें तो सबसे पुराने कौन से हैं, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ होना स्टार्ट हुआ। और आप देखिए काशी में आज तक लोग रह रहे हैं 2500 साल से कंटिन्यूसली, इसलिए इतना सीक्रेट प्लेस है बेटा कोसला। इनफैक्ट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही क्या करते हैं, लोकसभा में हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं। अ मेजर पावर बर्थ प्लेस ऑफ रॉडम, यस, एंड होम टू द बुद्धास टीचिंग। तो बेटा जो सरस्वती कोसला है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस था। एंड सिमिलरली मगध राजगृह, जो कि लेटर स्टेट में पाटलिपुत्र, और आज इसी को हम पटना कहते हैं। जो कहते हैं ना कि हम बिहार का जो एंशिएंट टाइम पीरियड का जो इतिहास रहा है, आज ये दुर्गति है बेटा, आज ये फेलियर है हमारा सबका कलेक्टिव कि एक ऐसा सिटी जिसका इतिहास में इतना नाम था, इतने बड़े बड़े एम्पायर जहाँ स्टैब्लिश हुए। विल डिस्कस अबाउट मगध लेटर। लेकिन आज जिस तरह से चीज़ें वहाँ बन चुकी हैं, या जिस तरह से लोग पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी इस तरीके से आज सिटी की हालत है ना, बोलते हैं बिहार के हैं, बिहारी हैं, बट ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। एक इनका इतिहास देखिए मगध का, तो आप चौंक जाएंगे कि कितने बड़े बड़े साम्राज्य यहाँ से निकले हैं। द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल महाजनपद वज्जी, अ कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ क्लैंस, यानी कि जनसंघ देखने को मिलता है। ये हमें बेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई रिपब्लिक नहीं है, कोई भी मोनार्की नहीं है, यहाँ पर हमें ओलिगार्की टाइप की चीज देखने मिलती है। एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस वज्जी। कैपिटल वैशाली थी, नोन फॉर द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट अलग तरीके से बेटा चलती थी, ग्रुप ऑफ पीपल चलाते थे। मला अनदर रिपब्लिक स्टेट कैपिटल कुशीनगर थी बेटा इसकी। कुशीनगर बेटा भी आगे आएगा जब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे और गौतम बुद्ध की लाइफ की बात करेंगे, तो उनके जो 4 सिटीज जो मेनली इंपॉर्टेंट है, जहाँ वो जन्म लेते हैं, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जहाँ पर वो टीचिंग्स देते हैं पहली बार, और जहाँ पर उनकी डेथ होती है। तो कुशीनगर इज द प्लेस जहाँ पर बेटा वो फाइनली महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं। यानी कि डेथ नहीं बोलते बेटा, डेथ बोलना गलत होगा, महापरिनिर्वाण मतलब कि अब वो एटर्निटी यानी कि जो सुप्रीम सोल है उसमें जाके लीन हो चुके हैं, यानी कि वो बुद्धा बन चुके हैं। बुद्धा मतलब कि वो सेल्वेशन को प्राप्त कर चुके हैं। विल डिस्कस दिस थिंग अगेन, इंपॉर्टेंट इन बुद्धिज्म हिस्ट्री। देखिए लिखा हुआ है छेदी लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ द बुंदेलखंड रीजन एंड मेंशन्ड इन द महाभारत। तो ये सब हमको हमारे माइथोलॉजी में भी मिलती चीजें देखने को। वत्स कौशाम्बी इसकी जगह है बेटा, तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं दे कैन रिसेंबल दिस थिंग कि उनके पास में था। अ थ्राइविंग सेंटर फॉर ट्रेड एंड कल्चर ऑन द यमुना रिवर। कुरु बेटा आप जानते हैं इंद्रप्रस्थ, जहां पर आज दिल्ली सिचुएटेड है। एन एंशिएंट किंगडम विद द वैदिक रूट, यानी कि कुरुक्षेत्र की जो कहानी है आपने सुनी हुई है। ये बेटा कुछ उस वक्त के 8 मेनली थे, बट और भी महाजनपद थे, हम देख सकते हैं इस मैप पे। आई होप कि आपको ये मैप काफी अच्छे तरीके से विजिबल होगा। विल मार्क विद दिस ब्लू कलर। आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर। मैं आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, या सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की, दैट वाज कंबोज। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान से लेकर कंबोज के भी 2 पार्ट थे बेटा, एक हिंदू कुश की पहाड़ियों पे और एक किरथार सुलेमान रेंजेस पे पड़ता है। तो ये हिंदू कुश की ब्रांच है ट्रांस, और कुछ इस तरफ थे, यानी कि कंबोज से लेकर आप अस्मका तक देख सकते हैं कि हमारा जो एक तरह से डेक्कन पार्ट कहेंगे, डेक्कन तक फैला हुआ था बेटा इस अपना पूरा साम्राज्य। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेन प्लेसेस हैं, जैसे कि मगध है, राजगृह आप देख पा रहे हैं, वज्जी आप देख पा रहे हैं, मला देख पा रहे हैं, और कोसला, काशी, वत्स, यमुना नदी के किनारे, पंचाल और कुरु। आपको कुछ लोगों के आज सरनेम भी इस तरीके से मिल सकते हैं, जैसे पंचाल आप काफी कॉमन सरनेम देखते हैं। सुरसेना, छेदी, अवंती। अवंती इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हम बात करेंगे कैसे अजात शत्रु ने जब मगध से लेकर पूरा साम्राज्य अवंती तक सिक्योर कर लिया था, किस तरीके से। तो 2 तरीके थे इनके, मैट्रिमोनियल अलायंस करके और इन्वेजन करके, या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू। तो आप देख सकते हैं, ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगी चीजें कि कौन कौन से थे। कभी मार्क करने लिए तो नहीं आता, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें महाजनपद है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं इसी पेज पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज, मगध को देखिए बेटा, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध को अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, तो यहां पर आप समझते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू पड़ता है, यहां पर मालवा प्लेट्यू पड़ता है, इस वजह से ये डेवलप बहुत है। अब आज के टाइम पे 2 ऐसी जगह हैं एंशिएंट टाइम में। आपने कभी अजंत की खेड़ा, यानी कि जैसे जखीरा सुनते हैं आजकल गाने में आता है ना, जखीरा, और ये 2 प्लेसेस थे जो कि एंशिएंट बेटा आयरन की फील्ड्स हुआ करते थे, जहां से आयरन एक्सट्रैक्ट करते थे। आज ये बरेली वाला रीजन पड़ता है। आज अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी ऐसी माइंस रही होंगी, ऐसी जगह रही होगी जहां से ओर निकलता था, और उनको रिफाइन करके इन्होंने टूल्स बनाए थे।
जैसे आज प्रेजेंट डे टाइम पे बेटा आपको ये छोटा नागपुर प्लेटू पे चीजें मिल जाएंगी, डेक्कन प्लेटू पे काफी सारे पार्ट्स पे बहुत सारे इंडिया में मिनरल्स मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है बेटा वो छोटा नागपुर प्लेटू पे चीजें हैं। तो ज्योग्राफी दिखाती है कि कौन कैसे डेवलप होगा। तो मगध पहली बात तो 4 से 5 माउंटेन्स से उनके साइड से घिरा हुआ था। दूसरा एक रिवर का अच्छा खासा चैनल था इनके पास में, घने जंगल हुआ करते थे इनके आसपास, जहां से बहुत सारी मात्रा में बेटा इनको टिम्बर मिलता था। टिम्बर जानते हैं आप? यस। तो टिम्बर मिलता था इनको बहुत सारा, और साथ साथ में इन्हीं जंगलों से इनको बेटा जानवर मिलते थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एलिफेंट। ये बेटा ऐसी बात है एलिफेंट मिलना, जैसे कि आज मॉडर्न टाइम में हमारे पास टैंक्स होते हैं, कैवलरी तो हमेशा होती है, घोड़सवार लोग मिल जाते हैं और इन्फेंट्री पैदल सैनिक मिल जाते हैं, लेकिन जो बेटा एलिफेंट्स थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे मगध की आर्मी का साइज बढ़ाने के लिए, और ये ज्यादा डोमिनेटिंग होते थे। ये एक ऐसे लोग थे जो कि छोटा नागपुर प्लेटू को एक्सेस कर पा रहे थे, इसकी वजह से इनके पास में आयरन के टूल्स थे, यानी कि वेपन्स बहुत सारे थे। जबकि जो इनके कंपटीटर थे बेटा बाकी सब, इन सब के पास में आज भी वही कॉपर के या फिर मिनिमल यूजेस थे किसके, आयरन के। इस वजह से मगध काफी ज्यादा पावरफुल बनता है, और साथ साथ में इस चीज को फाइनेंस करने के लिए जो इनके रिसोर्सेस थे वो रिवर्स चैनल का यूज करते थे ट्रेड करने के लिए। इस तरीके से बेटा जो ये मगध है वो सुप्रीम बन जाता है। आप उसकी लोकेशन दे सकते हैं, और एग्जैक्टली पटना आज जहां पर एस्टेब्लिश है उसी को पाटलिपुत्र कहते थे। ओके बेटा, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ कंप्लीट 16 महाजनपद। तो पंचाल, मत्स्य, गंधार, गंधार आपने गंधार नरेश सुना होगा अगर आपने कभी महाभारत की बात करी होगी, तो जो थे ना वो शकुनी ना मामा बोलते हैं जो भी। तो कंबोज सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, काशी सबसे एंशिएंट है, एंड कोसला एक्सटेंडेड, और अवंती, सुरसेना और अस्का। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।